नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप एट 9। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। कर्नाटक के पूर्व गृह मंत्री बसवराज बोम्मई को सूबे का नया मुख्यमंत्री चुन लिया गया है। बुधवार को दोपहर 3 बजे बसवराज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मंगलवार देर शाम बीजेपी विधायक दल की बैठक में उन्हें नेता चुन लिया गया है। राज्य पर्यवेक्षकों और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और धर्मेंद्र प्रधान की ओर से बोम्मई के नाम की औपचारिक घोषणा की गई है। बसवराज बोम्मई को पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के करीबी और विश्वास पात्र उनको माना जाता है, जिन्होंने सोमवार को मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। येदियुरप्पा ने इस्तीफा दिया था और अब आपको बता दें कि कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री होंगे बसवराज बोम्मई। जल्दी इसकी औपचारिक घोषणा के बाद वो शपथ लेंगे, क्योंकि कर्नाटक में येदियुरप्पा के इस्तीफे के बाद यह सवाल उठ रहा था कि अब सूबे का मुख्यमंत्री कौन होगा। पेगासस जासूसी मामले पर आज संसद के दोनों सदनों में भारी हंगामा हुआ। विपक्षी दलों के सांसदों ने प्ले कार्ड के साथ नारेबाजी की, जिसके कारण कई बार सदन की कार्रवाई स्थगित हुई। यूथ कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर जंगी प्रदर्शन भी किया। राज्यसभा से लोकसभा तक विपक्षी सांसद नारेबाजी करते रहे। आसन से शांति की अपील आती रही, लेकिन विपक्ष पेगासस पर चर्चा की जिद पर अड़ गए। बार बार सदन की कार्यवाही बाधित हुई। सड़क पर भी खूब शोर मचा। यूथ कांग्रेस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास के पास जंगी प्रदर्शन किया। 100 से ज्यादा कांग्रेसी प्रदर्शन करते हुए अमित शाह के आवास की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने बस खड़ी कर रोड को बंद कर दिया और सबको हिरासत में ले लिया। पेगासस मामला सरकार का पीछा छोड़ता हुआ नहीं नजर आ रहा है। खासकर कांग्रेस इस मुद्दे को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती है और लगातार इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। हिरासत में लिए जाने के बाद भी कांग्रेसियों के जोश में कोई कमी नहीं आई। जासूसी कांड पर सबने सरकार को खरी खोटी सुनाई। आज हम अमित शाह जी से इस्तीफा मांगना है। आखिर देश की सरकार किसकी जासूसी कराना चाहती है? देश के न्यायाधीशों की, देश के इलेक्शन कराने वाले इलेक्शन आयोग की, देश के पत्रकारों की, जो सरकार से सवाल पूछेगा, जनविरोधी नीतियों को लेकर के सवाल पूछेगा, आखिर सरकार क्या चाहती है? इधर संसद में इस मामले पर चर्चा नहीं होने से नाराज विपक्षी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश में फिलहाल तानाशाही चल रही है, तो वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि इस पर गृह मंत्री को बयान देना चाहिए। लेकिन केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन को बाधित कर रहा है। ये गवर्नमेंट खुद परमिशन दी है, ये गवर्नमेंट खुद जासूसी कर रही, वो भी बड़े बड़े संस्थाओं की, आर्मी की, जजेस की, पत्रकारों की, अपोजिशन लीडरों की, सबका। ये इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है। होम मिनिस्टर साहब आए, प्रधानमंत्री जी आए, चर्चा हो और उस चर्चा के बाद, विशद चर्चा के बाद, क्योंकि पेगासस महज एक न्यूज आइटम नहीं है जो चौथे कॉलम में डाल दें। ये ऐसे लोगों की स्नूपिंग हो रही थी जो इस देश के महत्वपूर्ण ओहदों पर है, पत्रकारिता के क्षेत्र में है। किसे पता कि किस स्केल पे ये जासूसी हो रही थी। पेगासस जासूसी का जब आता है तो सरकार कहती है, सरकार की मंत्री लेखी जी का बयान है कि आतंकवादियों की जासूसी हम कैसे करेंगे, ये हम आपको बताएंगे। तो आतंकवादी कौन है? देश के तमाम वो पत्रकार आतंकवादी है क्या? बीएसएफ के चीफ आतंकवादी है क्या? आतंकवादी है कौन? आप सब देख रहे हैं कि किसी तरह का डिस्कशन विपक्ष करने को तैयार नहीं है। डिस्ट्रप्शन के अलावा डिस्कशन से दूर भाग रहा है। इधर दिल्ली दौरे पर पीएम मोदी से मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने भी पेगासस मामले पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग बुलंद की। और पेगासस में मैं चाहती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर एक ऑल पॉलिटिकल पार्टी मीटिंग बुलाए, मीटिंग बुला के सबको साथ बात करके ओपिनियन लेके कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट से इंक्वायरी हम लोग को होना चाहिए। पेगासस मामले पर विपक्षी दलों के रुख का इशारा यही है कि अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो पूरा मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ सकता है। विमल कौशिक, दिल्ली, न्यूज़ 24। विपक्षी दलों का मोर्चा बनाने की कवायद में जुटी ममता बनर्जी ने आज दिल्ली में कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की और बुधवार को वो सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगी। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी से मुलाकात कर कोरोना और वैक्सीन की कमी पर चर्चा भी की। मॉनसून की बारिश, हाथ में छाता और मीडिया से गुफ्तगू करने लगी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी।
तीसरी बार सीएम बनने के बाद पहली बार पीएम मोदी से मुलाकात कर बाहर निकली ममता बनर्जी ने बंगाल को कम वैक्सीन मिलने की शिकायत की और पीएम मोदी से और वैक्सीन देने की मांग भी कर डाली। और ये टोटली काटीसी विजिट है, लेकिन काटीसी विजिट का साथ साथ में मैंने कोविड के बारे में थोड़ा चर्चा किया कि कोविड में हमारा जो वैक्सीन मिला है, जो मेडिसिन मिला है, इसमें थोड़ा और ज़्यादा हमारा चाहिए। इसी के लिए कि हर स्टेट को मिले, हमारा कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हमारा स्टेट में पॉपुलेशन का जो है, पॉपुलेशन का मुताबिक बहुत सारे स्टेट से बहुत कम मिला है। ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात का भी जिक्र किया, लेकिन इसके लिए RT-PCR टेस्ट की अनिवार्यता पर तंज भी कसा। राष्ट्रपति जी ने कश्मीर में है, उन्होंने टाइम जरूर दिया है, लेकिन दिक्कत एक ये है कि हम तो डबल वैक्सीनेशन किया है, लेकिन वो लोग कहते हैं फिर RT-PCR करना चाहिए। तो RT-PCR करके जाने का थोड़ा दिक्कत हमारा भी है कि अभी हम कहाँ जाएंगे, किधर से करेंगे। इससे पहले ममता बनर्जी ने कांग्रेस नेता कमलनाथ और आनंद शर्मा से मुलाकात की। ममता ने नेताओं को अपना दोस्त बताया। नहीं, देखिए बहुत सारे पार्टी है, जो पार्टी मेरा दोस्त भी है, पुराना दोस्त भी है, और आज जैसे कमलनाथ जी, आनंद शर्मा जी, ये लोग आए, और भी लोग आने वाला है। देश में आज क्या स्थिति है, आज महंगाई, ये राजनीति पर आवश्यक बात करेंगे। So this was an occasion to greet her and to meet her. There is no specific purpose for my meeting. पीएम मोदी के साथ ममता बनर्जी की मुलाकात को औपचारिक माना जा रहा है, क्योंकि ममता का मुख्य मकसद विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर बीजेपी विरोधी मोर्चे की बुनियाद रखना है। इसी सिलसिले में ममता ने यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से मुलाकात की है। तो वहीं बुधवार को उनकी मुलाकात कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ होने वाली है। हम लोग पुराना दिन का बात, नया दिन का बात मिलजुल के ही करते हैं। कल मेरे को सोनिया जी का पास भी, सोनिया जी मेरे को चाय पे बुला, तो मैं कल चाय पे चर्चा करने के लिए जाएंगे। और परसों दिन राष्ट्रपति जी ने कश्मीर में है, उन्होंने टाइम जरूर दिया है। हालांकि ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे से बंगाल बीजेपी बेहद नाराज है। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष का कहना है कि विपक्षी एकजुटता दांव खोखला है और वो ममता पर ही भारी साबित होगा। साल में सरकार जो चल रही है वो डावाडोल है, आर्थिक स्थिति बहुत खराब है सरकार की। कर्मचारियों में रोष है, अभी धरना प्रदर्शन चल रहा है, पुलिस का नौकरी का नियोग पत्र लेके घूम रहे हैं, नियोग नहीं हो रही है। टीचर्स का परीक्षा पास करके धरना देना, डंडा चल रहा है उनके ऊपर से। लोगों का DA नहीं है, जो पार्ट टाइम टीचर है 1500 रुपये तनख्वाह उनको मिलता था महीना, वो भी बंद है। तो इसलिए वहाँ स्थिति बहुत खराब है। 2024 के लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी भूमिका निभाना चाहती है और मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस का रुख भी ममता की मुहिम के खिलाफ नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। असम और मिजोरम के बीच हुई हिंसक झड़प से पूरा देश स्तब्ध है। हालांकि अब इलाके में शांति है, लेकिन हालात अब भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री सोमवार को ही खूनी झड़प के लिए एक दूसरे को कसूरवार ठहरा रहे हैं, जबकि विपक्षी दल इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साध रहे हैं। लाठी, पत्थर और फायरिंग। सोमवार को असम और मिजोरम की सीमा पर हुई खूनी झड़प के बाद हालात काबू में हैं। केंद्रीय बलों ने मोर्चा संभाल लिया है, लेकिन हालात अब भी तनावपूर्ण हैं। सियासत भी जारी है। This is after all boundary of India. So how can you do all these things? फायरिंग का जो घटना हुआ वो असम का सीमा में हुआ है, तो असम पुलिस को इसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। असम पुलिस को केस रजिस्टर करना पड़ेगा, बिकॉज जहाँ में इंसिडेंट हुआ है, फायरिंग हुआ है, काफ़ी सिविलियन लोग इसमें इन्वॉल्व है। वो सिविलियन लोग को आर्म्स कहाँ से मिला? सो
जब थोड़ा सा ठीक हो जाएगा हम लोग को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज विद इन असम बाउंड्री। सीमा पर हुए संघर्ष के बाद असम और मिजोरम के मुख्यमंत्रियों के बीच ट्विटर पर जुबानी जंग शुरू हो गई। मिजोरम के सीएम जोरामथांगा ने सीमा पर जारी उपद्रव का एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने अमित शाह से दखल देने की अपील की। कचार के रास्ते मिजोरम लौट रहे निर्दोष लोगों के साथ गुंडागर्दी की गई है। इस तरह की हिंसक घटनाओं को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? असम और मिजोरम पुलिस के बीच हुई हिंसा को लेकर देश की सियासत भी बेचैन हो उठी है। संसद में कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की, तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री से दखल देने की मांग की। ने अपेक्षा की थी कि जब स्वयं गृह मंत्री अमित शाह जी उत्तर पूर्वांचल जा रहे हैं, 24 जुलाई को उनकी मीटिंग थी नॉर्थ ईस्ट के विभिन्न मुख्यमंत्रियों के साथ, जहां पे असम के मुख्यमंत्री भी थे, मिजोरम के मुख्यमंत्री भी थे। असम मिजोरम का ये सीमा का विषय उस मीटिंग में उठा भी था, तो हमने सोचा इस मीटिंग उस मीटिंग में एक उपाय निकलेगा, एक विकल्प निकलेगा। I demand from the Congress Party that Home Minister of India should immediately intervene and resolve this matter. Northeast is not for tourism, for you to come here and give a lecture and go back. इससे पहले पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी एक वीडियो जारी कर हिंसा में मारे गए लोगों के परिवार को सांत्वना दिया और केंद्रीय गृह मंत्री पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, जो लोग मारे गए हैं उनके परिवारों के प्रति गहरी संवेदना है। मैं घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। गृह मंत्री ने लोगों के बीच घृणा और अविश्वास का बीज बोकर एक बार फिर देश को निराश किया है। भारत अब भयावह नतीजों से दो चार हो रहा है। असम के बराक घाटी के जिले कछार, करीमगंज और हैलाकांडी मिजोरम के 3 जिलों आइजोल, कोलासिब और मामित के साथ 164 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। दोनों राज्यों के बीच का विवाद 1955 से ही जारी है। अगस्त 2020 और फरवरी में भी दोनों राज्यों की सीमा पर झड़पें हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। जातिगत जनगणना को लेकर बीजेपी और जेडीयू का स्टैंड अलग है। केंद्र की मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि SC ST को छोड़कर और किसी तरह की कोई जनगणना नहीं होगी। तो वहीं सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि जनगणना जातीय आधार पर होनी चाहिए। महागठबंधन ने भी नीतीश कुमार की इस मांग का स्वागत किया है। जातीय जनगणना का जन एक बार फिर जाग उठा है। बिहार में इसको लेकर सियासी घमासान छिड़ गया है। लोकसभा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय कह चुके हैं कि 2021 की जनगणना में केंद्र सरकार केवल SC ST की ही गिनती कराने के पक्ष में है, जबकि नीतीश कुमार, लालू यादव, शरद यादव और मुलायम सिंह यादव जैसे नेता हमेशा से जाति आधारित जनगणना की मांग करते रहे हैं, जिनमें OBC की भी गिनती हो। जातीय जनगणना होनी चाहिए ताकि पता चल सके ना कि कितनी आबादी है, कितनी संख्या है। योजना तो संख्या के आधार पर बनेगी ना, अभी पता ही नहीं। 1931 के बाद जनगणना जातीय हुई नहीं, तो हमारी पार्टी का पुराना है कि जातीय जनगणना निश्चित रूप से होनी ही चाहिए। सीएम नीतीश कुमार ने भी इस मुद्दे पर मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। नीतीश कुमार ने मीडिया के जरिए केंद्र सरकार से मांग कर दी है, जनगणना जाति के आधार पर ही कराई जाए। सवाल है कि नीतीश कुमार इस मांग के लिए मीडिया का सहारा क्यों ले रहे हैं, जबकि केंद्र में भी एनडीए की सरकार है और जेडीयू एनडीए का अहम हिस्सा है। जवाब बीजेपी नेता के इस बयान में है कि देश में जातीय जनगणना की जरूरत ही नहीं है। जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, इसके पक्ष में मैं संजय पासवान हूँ और ये हमारी पार्टी के भी स्टैंड शुरू से रहा है। दूसरा जो है आपने बताया कि कास्ट सेंसस की बात है, उसका मैं पर्सनली इसका मैं विरोध करता हूँ। कास्ट सेंसस होने से इससे बचना चाहिए हम लोग को। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल लंबे अरसे से जातीय जनगणना की मांग करता रहा है। लालू यादव की तरह तेजस्वी यादव भी जाति के हिसाब से लोगों की गिनती करने की मांग कर रहे हैं। सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित हुआ था कि जातीय जनगणना की गिनती हो, लेकिन क्या मर्यादा रह जाएगा इस विधायिका का, लोकतंत्र के मंदिर का। हम ये सुझाव देना चाहते हैं कि लिखित में अब तो केंद्र सरकार ने मना कर दिया, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ही भले एक विधानसभा की कमेटी जाकर के प्रधानमंत्री से समय लेकर के जाकर के मिले और जातीय जनगणना कराए। 2 बार ये सदन सर्वसम्मति से पास करा ही दिया है और उस पर कार्रवाई नहीं कर रही है। डबल इंजन की सरकार है, बीजेपी भी उस तो किस बात की डबल इंजन की सरकार है भाई? या तो कमेटी बनाए, हम लोग चलते हैं वहाँ, और नहीं कमेटी बनाना तो राज्य सरकार अपने पैसों से करे। खुद नीतीश कुमार भी जातीय जनगणना के पक्षधर हैं और अब उनके सहयोगी पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी जातीय जनगणना की मांग के साथ मुखर हो चले हैं।
इससे पहले 2019 और 2020 में 2 बार नीतीश सरकार ने जातीय आधार पर जनगणना कराने की मांग वाले प्रस्ताव को बिहार विधानमंडल से पारित कर केंद्र सरकार को भेजा था। दिलचस्प बात यह है कि तब बीजेपी ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। जातीय जनगणना होना चाहिए, ये पूरा प्रस्ताव हम लोगों ने दिया था। फिर हम लोग उसके पक्ष में हैं। जातीय जनगणना अगर केंद्र सरकार नहीं कराती है तो बिहार अपने पैसे से जातीय जनगणना बिहार में करावे। जातीय जनगणना की मांग का निशाना पिछड़े और अति पिछड़ों का वोट है। बिहार में लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों की पार्टी इसी वोट बैंक की राजनीति करती है, लेकिन पिछले कई चुनाव में बीजेपी ने भी पिछड़ों का अच्छा खासा वोट हासिल किया है। ऐसे में नीतीश कुमार मीडिया के जरिए जातीय जनगणना की मांग कर न सिर्फ अपनी सियासत को ठीक रखना चाहते हैं, बल्कि बीजेपी को कटघरे में भी खड़ा करना चाह रहे हैं। हम पास भी हैं, हम दूर भी हैं, हम साथ भी हैं, हम साथ नहीं भी हैं। हमारा गठबंधन है, लेकिन एक दूसरे का हम विरोध भी करेंगे। अब सवाल यह उठता है कि आखिर यह रिश्ता क्या कहलाता है। कैमरा में सनी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।